हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। चूंकि अक्षीय स्थिति को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो ये स्थिति बहुत ही इजली हमको समझ में आएगी। सबसे पहला काम है एक दंड चुंबक बनाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक दंड चुंबक। दंड चुंबक हो गया, और इस दंड चुंबक की अक्ष हो गई ये। अक्ष के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचते हैं ऐसे, है ना। मध्य बिंदु जो है ओ हो गया यहाँ पर, और जो इसके ध्रुव है एस साउथ पोल, और ये हो गया नॉर्थ पोल। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है वो पहले से ही जानते हैं, 2L है। उसको भी यहाँ पे हम दर्शा दिए, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को। अब यहाँ पर तीव्रता की गणना करने के लिए हम इसको पहले ध्रुवों से मिला देते हैं ऐसे। इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, N ध्रुव से इसको ऐसे मिला दिया, दोनों को यहाँ पर मिला दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर तीव्रता निकालनी होती है पहले ही बताया जा चुका है। अगर इस बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है तो हमको यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव ला करके रखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वो उत्तरी ध्रुव इन ध्रुवों के कारण जो है कितने बल का अनुभव करता है, वही उसकी तीव्रता कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि सबसे पहले जो N ध्रुव है उसके कारण कितनी तीव्रता है, फिर S ध्रुव है उसके कारण कितनी तीव्रता है, उसको यहाँ पर ड्रा करते हैं तीव्रताओं को। चूंकि यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए जो उत्तरी ध्रुव है उसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो ऐसे हो जाएगी। इधर उत्तरी ध्रुव के कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको हम नाम दे देंगे B1। इसको कौन सा नाम दे दिया, इसको B1 नाम दे दिया, वेक्टर B1 नाम दे दिया यहाँ पे। ये B1 हो गई। N ध्रुव के कारण तीव्रता कितनी होगी, B1। और S ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसके कारण जो तीव्रता है उसको कितना नाम दे देंगे, वो है वेक्टर B2 यहाँ पे। अब B1 की डायरेक्शन इधर है, B2 की डायरेक्शन इधर है, इस साइड है। यहाँ पर कोण डिसाइड कर देते हैं, ये थीटा एंगल है और ये थीटा एंगल है। ये दोनों कोण के क्या हो गए, थीटा। अभी इस जो B1 और B2 है इसका अगर परिणामी हमको परिणामी निकालना ही पड़ेगा। परिणामी की बात करते हैं तो परिणामी डायरेक्शन हो जाएगी ये। B1 और B2 का जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वेक्टर भी ये हो जाएगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ये फिगर ड्रा। अब इसकी कहानी यहाँ पे लिखते हैं और समझते जाते हैं। फिगर यही होगा, निरक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है और यहीं पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया है, यहीं से लिखना शुरू करेंगे। माना NS एक दंड या छड़ चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल m तथा प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना जो है लिख दिया यहाँ पे और फिगर को ड्रा कर दिया यहाँ पे। अब आते हैं उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब व्यंजक लिखना शुरू करते हैं। अब उत्तरी ध्रुव
n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम B1 से दर्शा रहे हैं। B1 इक्वल टू उत्तरी ध्रुव के कारण जो तीव्रता है उसको किससे दर्शा रहे हैं? B1 से। तो कूलाम के नियम से m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन दूरी कितनी है? NP स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार अब थोड़ा शार्ट में लिखते हैं। इसी प्रकार S ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव न लिख के सीधे सीधे S ध्रुव के कारण, और सीधे तीव्रता लिख रहे हैं। तीव्रता है ना, क्योंकि वो पता है कि कहाँ पे तीव्रता की गणना हम करने। तो S ध्रुव के कारण जो तीव्रता हो जाएगी उसको हम B2 से दर्शा रहे हैं, और B2 की जो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन S P स्क्वायर। ये हो गया B1 और B2 का मान। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो NP और SP डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस है वो बराबर है। यहाँ पे समझिए, बहुत सारा लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। एक लाइन और लिखते हैं कि चूंकि बिंदु P जो है चुंबक के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः NP बराबर SP के। इसके बाद लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि चूंकि बिंदु P चुंबक के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः NP इक्वल टू किसके हो गया? SP के। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम हो गई, और जब डिस्टेंस सेम हो गई तो B1 और B2 का जो परिमाण कैसा हो गया? बराबर हो गया। इस प्रकार B1 व B2 के परिमाण बराबर होंगे। फिगर, लेकिन हमें फिगर में देख रहे हैं कि B1 अलग डायरेक्शन में है और B2 अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे सदिश का रूल लागू होगा, जो कि हम कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उनका जो परिणामी सदिश होगा उसकी दिशा ये होगी, और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं। चलिए, तो लिखते हैं। अब B1 को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अब B1 को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। नंबर 1, पहला घटक कौन सा है? B1 cos थीटा, है ना। किस डायरेक्शन में? हमको यहाँ फिगर में दिख रहा है। अच्छा, फिगर में बनाना बाकी है अभी, तो फिगर में हम उसकी डायरेक्शन को दिखा देते हैं। देखिए, B1 इस डायरेक्शन में है, तो B1 के दो घटक हो जाएंगे, और वो घटक होगा, एक घटक होगा इस डायरेक्शन में, एक घटक जो है इस दिशा में होगा। इस सदिश का एक घटक इधर होगा, तो जिधर थीटा जुड़ा रहता है वो cos थीटा वाला घटक होगा, और जिधर थीटा नहीं जुड़ा है वो समझने के लिए लिख रहे हैं, ये हो जाएगा B1 sin थीटा।
और इधर वाला जो घटक है वो हो जाएगा b1 cos थीटा। तो इस b1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेक्टर b1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेक्टर b1। तो b1 के दो घटक प्राप्त हो गए, एक घटक इधर और एक घटक इधर। इसी तरह से जो b2 सदिश इधर जा रहा है उसके भी दो घटक हो जाएंगे, एक घटक इधर हो जाएगा और एक घटक इधर हो जाएगा। तो इधर वाला जो घटक हो जाएगा उसको बाहर लिख देते हैं, वो b2 sin थीटा हो जाएगा, और इधर वाला जो घटक है वो b2 cos थीटा हो गया। तो ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। तो यहाँ पर जो है एक b1 cos थीटा हो गया तथा दूसरा जो है हो जाएगा b1 sin थीटा। नंबर 2 b1 sin थीटा। b1 के को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ये एक क्षैतिज घटक है और एक ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कि इसी प्रकार b2 को भी दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। नंबर 1 है b2 cos थीटा, इसको हम चाहे तो क्षैतिज दिशा में लिख सकते हैं, क्षैतिज घटक, तथा b2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि b1 और b2 का परिमाण समान होने के बावजूद भी उनकी दिशाएं अलग हैं, इसलिए हम परिणामी b का निर्धारण जो है नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको विभाजित किया। अब यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि b1 b2 दोनों बराबर हैं, b1 b2 का मान बराबर है। ये एक दूसरे के विपरीत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, किंतु सारे के सारे क्षैतिज घटक हैं वो आपस में जुड़ते जाएंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे सीधे आते हैं और लिखेंगे अतः चित्रानुसार बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वो हो जाएगी b = b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। अब चूंकि b1 b2 बराबर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2b1 cos थीटा। क्यों यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस b1 = किसकी हो गया, b2 के, इनके परिमाण तो बराबर ही है। अब यहाँ पर या ऐसा लिख सकते हैं, जो b1 का मान समीकरण समीकरण 1 में प्राप्त हुआ था उसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × b1 की वैल्यू क्या है, μ0/4 पाई और m/np² cos थीटा के। ये b1 का मान यहाँ पे हम ले आके रख दिए। इसको थर्ड इक्वेशन मानेंगे, है ना। b1 पहला इक्वेशन है, b2 दूसरा इक्वेशन है और ये जो b है वो तीसरा इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ पर जो cos थीटा, दो चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे, एक तो np का मान कितना होगा और एक cos थीटा का मान कितना होगा। तो उसके लिए त्रिभुज जो है PON में चलते हैं। अब त्रिभुज PON में क्या निकालना है अपने को, सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, तो जब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगी तो np² हो जाएगा, np² बराबर OP² और प्लस ON² के। OP का मान कितना है, R²
और प्लस एल स्क्वायर की। तो एन पी स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो गई, एन पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की। इसलिए जो एन पी है उसका मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। तथा जो कॉस थीटा है, इस त्रिभुज में कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी कि ओ एन और बटे एन पी, आधार बटे कर्ण ओ एन बटे क्या हो जाएगा, एन पी के हो जाएगा। तो ओ एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एल है, और एन पी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई, और एन पी स्क्वायर का मान कितना हो गया, इतना हो गया। इन कॉस थीटा की वैल्यू और एन पी स्क्वायर की वैल्यू ये उठाकर कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में मान रखने पर। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में जब मान रखेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। अब ये 2m और l मिलके क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में देखते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2ml मिलके हो जाएगा कैपिटल M के, m गुणे 2l किसके हो जाएगा, कैपिटल M के, और इसकी घात जो है 1 है और इसकी घात 1/2 है, तो 1 और 1/2 मिल करके हो जाएंगे 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो गया 3/2, है ना। तो इतने टेस्ला, ये हो गया इतने टेस्ला, टेस्ला, ये आपको व्यंजक प्राप्त हो गया। इसको चौथा समीकरण मान लीजिए, ठीक है। ये चौथा समीकरण मतलब कि दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान इतना आ गया, इतने टेस्ला के। अब एक कंडीशन लगाते हैं, कौन सी, कि यदि स्मॉल एल लेस देन स्मॉल आर हो तो समीकरण 4 से, मतलब हम समीकरण 4 में एल की उपेक्षा कर देंगे, और जब एल की उपेक्षा कर देंगे तो उस समय अपने को b बराबर कितना प्राप्त होगा, ये देखते हैं। b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बटे आर क्यूब, इसको बॉक्स में बंद करेंगे, और इतने टेस्ला, ये 5वां समीकरण प्राप्त हो गया, और यही अभीष्ट व्यंजक है। तो ये हो गया एक दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिखिए और एक्सरसाइज कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।